एक ऐसी ऑटो कंपोनेंट कंपनी के बारे में सोचिए जिसका सबसे बड़ा मार्केट, मेरा मतलब है अमेरिका, वहां अचानक से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में 28% की भारी गिरावट आती है। 28% बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उसी दौरान सप्लाई चेन में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल भूकंप भी आता है। जैसे नए यूएस टैरिफ्स लग जाते हैं और रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर अचानक बैन लग जाता है। हाँ, और इन सब एक्सटर्नल झटकों के बीच मैनेजमेंट लेवल पर एक बहुत ही दुखंत निजी नुकसान भी झेलना पड़ा उन्हें। सही बात है। आमतौर पर किसी भी बिजनेस स्कूल की केस स्टडी में अगर ऐसी स्थिति हो तो नतीजा एक ही होता है कि साल भर बस किसी तरह नुकसान बचाने की कोशिश की जाएगी। एग्जैक्टली, बस सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। हाँ, पर आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस कंपनी के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, सोना कॉमस्टार, जिसे सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स भी कहा जाता है, उन्होंने इस तूफानी माहौल में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड तोड़ क्वार्टर दर्ज किया है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, सोना कॉमस्टार की ये कहानी सिर्फ आंकड़ों के उछाल की नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि एक एंटी फ्रेजाइल सिस्टम कैसे काम करता है। एंटी फ्रेजाइल, थोड़ा समझाएंगी इसको? हाँ, मतलब एंटी फ्रेजाइल होने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप पर झटकों का असर नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप उन झटकों की ऊर्जा को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ओह, जैसे एक आधुनिक शॉक अब्जॉर्बर होता है। सही पकड़ा। Q4 FY6 के नतीजे और पूरे साल का जो परफॉर्मेंस है, वो एक ऐसी सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है जहां हर संकट ने उन्हें नए रास्ते तलाशने पर मजबूर किया। तो फिर सीधे आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि नंबर्स वाकई में हैरान करने वाले हैं। Q4 में कंपनी का रेवेन्यू 1272 करोड़ रुपए रहा। वाओ! हाँ, यानी 12,723 मिलियन। ये पिछले साल के मुकाबले सीधे 47% की बड़ी वृद्धि है। और उनका ईबिटा 32% बढ़कर 3,106 मिलियन हो गया। और जो लोग नए हैं इस सेक्टर में, उन्हें बता दूं कि ईबिटा का आसान भाषा में मतलब है कंपनी का मूल मुनाफा, जिसमें अभी उधार का ब्याज, टैक्स और मशीनरी की घिसावट माइनस नहीं हुई है। सही कहा। ये बस ये दिखाता है कि उनका कोर बिजनेस एक्चुअली कितना पैसा बना रहा है। इसके अलावा उनका पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 17% बढ़कर 1919 मिलियन हो गया। और एक मैट्रिक जिस पर सबकी नजर रहती है, BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवेन्यू। बिल्कुल, उसमें भी 22% का उछाल आया है। CEO विवेक विक्रम सिंह ने अर्निंग्स कॉल पर जो बयान दिया, उससे इन आंकड़ों की सच्चाई और क्लियर होती है। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से स्वीकार किया कि Q4 के ये आंकड़े उनकी खुद की इंटरनल प्रोजेक्शन से कहीं ज्यादा थे। वेट, वाकई उन्हें खुद इतनी उम्मीद नहीं थी? हाँ, उनका कहना था कि अगर Q1 के अंत में जब मैग्नेट बैन और US टैरिफ्स जैसी परेशानियां सिर पर थीं, तब कोई उन्हें बताता कि साल का अंत इतने शानदार आंकड़ों के साथ होगा, तो वो शायद विश्वास ही नहीं करते। बिल्कुल, ये उनके दृढ़ संकल्प और सप्लाई चेन को लगातार बदलते रहने की क्षमता का बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर मैं यहाँ अपना शॉक अब्जॉर्बर वाला उदाहरण वापस लाऊं, तो पुराने जमाने के शॉक अब्जॉर्बर सिर्फ गड्ढे का झटका सहते थे, पर नई तकनीक ऐसी आती है जहां झटके की काइनेटिक एनर्जी को बैटरी चार्ज करने में बदल दिया जाता है। ये काफी अच्छा कंपैरिजन है। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल फॉलो कर लेना। फिर अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट में बताना। बदल दिया। लेकिन एक एनालिस्ट के नजरिए से देखूं तो मैं सिर्फ 47% की टॉप लाइन ग्रोथ से प्रभावित नहीं हो सकता है। मुझे ये जानना है कि ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में तो पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स लगभग रुकी हुई थी। यही वो बिंदु है जहां इनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी अपना असली रूप दिखाती है। जब नॉर्थ अमेरिका के मार्केट ने नरमी दिखाई तो उस खाली जगह को दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों ने भर दिया। जैसे यूरोप के मार्केट ने सोना कॉमस्टार के लिए पिछले 4 सालों का सबसे बेहतरीन क्वार्टर दर्ज किया है। अरे वाह! और भारत का क्या हाल रहा? सबसे बड़ी बात भारत से ही निकल कर आई। इस क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू मिक्स में भारत का हिस्सा 50% को पार कर गया है। यानी आधी कमाई अब अपने घरेलू मार्केट से आने लगी है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के सेगमेंट में एक जबरदस्त बूम आया है और सोना कॉमस्टार ने इन तीनों वर्टिकल्स में लगातार प्रोडक्ट सप्लाई किए। और यूरोप का जो रिकॉर्ड क्वार्टर रहा, वो क्या सिर्फ अचानक आई डिमांड थी? नहीं, वो किस्मत नहीं थी। ये उन स्पेसिफिक OEM प्रोग्राम्स का रैंप अप का नतीजा था जिन पर कंपनी पिछले 3 सालों से काम कर रही थी।
जब एक ज्योग्राफी का मैक्रो एनवायरनमेंट गिरता है तो दूसरी जगह के माइक्रो प्रोग्राम्स उसकी भरपाई कर देते हैं। ज्योग्राफीज को अलग रखकर अगर हम सीधे प्रोडक्ट्स को देखें तो वहां भी एक दिलचस्प बदलाव है। प्रेजेंटेशन के आंकड़ों के हिसाब से कुछ समय पहले तक इनके टॉप 4 प्रोडक्ट्स मिलकर रेवेन्यू का 86% हिस्सा लाते थे। हाँ, और अब यहीं 86% रेवेन्यू टॉप 8 प्रोडक्ट से आ रहा है। यानी निर्भरता अब ज्यादा प्रोडक्ट्स पर है। पर यहां मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? बिजनेस स्कूल्स में अक्सर सिखाया जाता है कि अपना फोकस मत भटकाओ। अगर आप गियर बनाने में मास्टर हैं तो गियर ही बनाइए। अलग अलग दिशाओं में हाथ पैर मारना कैसे कंपनी का कोर फोकस नहीं बिखरता, जिसे लोग अक्सर डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। देखिए, फोकस का भटकना तब होता है जब आप अपनी कोर क्षमताओं से बिल्कुल अलग किसी नए बिजनेस में चले जाएं, जहां आपका पुराना तजुर्बा किसी काम ना आए। लेकिन सोना कॉमस्टार ने जो किया है वो एक सोची समझी लुक ईस्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मतलब? उन्होंने गियर्स की अपनी पुरानी समझ को मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ा है। ईस्टर्न मार्केट्स का योगदान जो पिछले साल 40% था, वो इस क्वार्टर में बढ़कर 60% हो गया है। ओह, तो उन्होंने ज्योग्राफिकली भी खुद को शिफ्ट किया है। बिल्कुल। और जहां तक उन टॉप 8 प्रोडक्ट्स का सवाल है, ये पुराने सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स की बलि चढ़ाकर नहीं किया गया। उनके जो लेगेसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डिफरेंशियल गियर्स और असेंबलीज, वो आज भी लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं। यानी उन्होंने नई जमीन पर महल जरूर बनाया, लेकिन पुराने किले की दीवारें भी और मजबूत करते रहे। नए ट्रैक्शन मोटर्स और सस्पेंशन मोटर्स बनाए जो ईवीज में लगते हैं, लेकिन उन पुराने मैकेनिकल कंपोनेंट्स को भी इनोवेट करते रहे। और इस इनोवेशन का प्रभाव ना सीधा उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो पर दिखता है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, यूएस जैसी बड़ी मार्केट में ईवी सेल्स 28% गिरी है। हाँ, जो कि एक बड़ा सेटबैक होना चाहिए था। हो गया है। ये इस कंपनी के इतिहास में ईवीज का सबसे बड़ा योगदान है। एक गिरते हुए मैक्रो मार्केट में अपना शेयर ऐसे बढ़ाना, ये बताता है कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड सिर्फ मार्केट ट्रेंड के भरोसे नहीं चल रही। नेक्स्ट किस कंपनी का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, कमेंट में बताओ। का सजेशन नेक्स्ट वीडियो बन सकता है, कमेंट जरूर करना। ये सच में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है सुनने में। इसको समझने के लिए इनकी ऑर्डर बुक पर नजर डालनी पड़ेगी। और ऑर्डर बुक का आंकड़ा भी छोटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। 237 बिलियन रुपीस यानी 23,700 करोड़ रुपए की नेट ऑर्डर बुक, और इस विशाल आंकड़े का 70% हिस्सा सिर्फ ईवी से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में उनके पास 35 कस्टमर्स के लगभग 67 ईवी प्रोग्राम्स हैं। सही कहा। लेकिन Q&A सेशन में एक एनालिस्ट है कपिल सिंह, उन्होंने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा था। हाँ, उनका सवाल सीधे ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी पर था, है ना? एक आम इन्वेस्टर तो यही सोचेगा कि ऑर्डर बुक में 370 बिलियन लिखा है तो कल बैंक में उतना पैसा आ ही जाएगा। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी कहाँ होती है? एग्जैक्टली। कपिल सिंह का सवाल इसी डार्क रियलिटी की तरफ था। उन्होंने जानना चाहा कि आने वाले 2 से 3 सालों के लिए इस ऑर्डर बुक में से कितने ऑर्डर्स पर 100% भरोसा किया जा सकता है। और सीईओ विवेक विक्रम सिंह का जवाब क्या था? उनका जवाब यहाँ इंडस्ट्री के एक बड़े सच को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि जब कोई OEM यानी गाड़ी बनाने वाली कंपनी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है तो उस प्लेटफॉर्म पर 100% वॉल्यूम विजिबिलिटी होती है। प्राइसिंग भी लगभग स्टेबल होती है। पर कैच कहाँ पर है? कैच ये है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कस्टमर के जो अनुमान होते हैं या प्रोजेक्शंस, वो महीने दर महीने बदलते रहते हैं। कभी चिप शॉर्टेज हो गई, कभी मार्केट डिमांड गिर गई। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा उलझावा लग सकता है किसी नए इंसान को, तो इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई होस्ट एक बड़ी पार्टी का आयोजन कर रहा है। अच्छा। उसने 100 मेहमानों को बुलाया और सबने आने की पक्की हामी भी भर दी, यानी विजिबिलिटी 100% है। सही बात है। लेकिन उस होस्ट को अपने अनुभव से पता है कि आखिरी वक्त पर शायद 20-30 लोग किसी वजह से नहीं आएंगे, तो वो समझदारी दिखाते हुए खाना सिर्फ 70 या 80 लोगों के हिसाब से ही ऑर्डर करेगा, ताकि पैसा बर्बाद ना हो। सोना कॉमस्टार के मैनेजमेंट ने भी तो बिल्कुल यही समझाया। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। विवेक विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि जब वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स को अपनी ऑर्डर बुक में डालते हैं तो वो कस्टमर के प्रोजेक्शंस को पहले से ही थोड़ा डिस्काउंट कर लेते हैं, यानी अनुमान को थोड़ा घटा कर चलते हैं। हाँ, ये एक बेहद कंजर्वेटिव या कह लें सुरक्षात्मक अप्रोच है। वो बेस्ट केस सिनेरियो को ऑर्डर बुक में डालकर शेयर मार्केट को खुश नहीं कर रहे। इससे फायदा ये होता है कि अगर अचानक कोई ईवी कंपनी अपनी प्रोडक्शन थोड़ी कम भी कर दे तो सोना कॉमस्टार के ओवरऑल रेवेन्यू प्रोजेक्शंस पर बड़ा झटका नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही फैक्टर इन कर लिया था।
ये कंजर्वेटिव प्लानिंग आगे जाकर कैश फ्लो में साफ दिखती है, क्योंकि हर तरफ जब हजारों करोड़ के मुनाफे और ऑर्डर बुक की बात होती है तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बैलेंस शीट इस उड़ान का बोझ उठा सकती है? और इसका जवाब उनकी कैश बैलेंस में मिलता है। बिल्कुल। FY27 की शुरुआत में कंपनी के पास लगभग 1270 करोड़ रुपीस का कैश बैलेंस मौजूद है। उन्होंने पिछले साल अपने कोर ऑपरेशन से लगभग 659 करोड़ जनरेट किए और 290 करोड़ का फ्री कैश फ्लो बनाया। और ये 290 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भले ही सुनने में छोटा लगे, पर ध्यान दीजिए कि ये तब आया है जब कंपनी ने निवेश और खर्च के मामले में अपने हाथ पूरी तरह खोल दिए थे। हाँ, उन्होंने लगभग 1800 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया है रेलवे बिजनेस को बढ़ाने में, भविष्य की फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदने में और उस नोवेलिक नाम की कंपनी में हिस्सेदारी लेने में। पैसों का ये सिरकारण दिखाता है कि उनका पुराना बिजनेस नए बिजनेस को आगे बढ़ाने का पूरा खर्च उठा रहा है। पर जब हम बैलेंस शीट की गहराई में जाते हैं तो एक जगह ऐसी है जहां चर्चा थोड़ी गंभीर हो जाती है। हाँ, मार्जिन्स की बात कर रहे हैं ना? सही पकड़ा। Q4 में उनका EBITDA मार्जिन 24.4% और फुल मार्जिन 24.7% रहा। एनालिस्ट गुंजन प्रधानी ने अर्निंग्स कॉल में ठीक यही पॉइंट उठाया था। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इन मार्जिन्स में पिछले समय के मुकाबले लगभग 80 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है। यानी मार्जिन में लगभग 0.8% की कमी आई है। ये किसी के लिए भी एक स्वाभाविक सवाल होगा कि जब रेवेन्यू 47% बढ़ रहा है, मुनाफे में डबल डिजिट ग्रोथ है, तो मार्जिन का परसेंटेज क्यों गिर रहा है? CFO रोहित नंदा ने जब इसका जवाब दिया तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि मैथ्स के जरिए इसका पूरा मैकेनिज्म समझाया। उनके अनुसार इस गिरावट के दो मुख्य कारण थे और दोनों का असर आधा आधा यानी लगभग 40-40 बेसिस पॉइंट्स था। अच्छा, तो पहला कारण क्या था? पहला कारण है प्रोडक्ट मिक्स। हमने अभी बात की थी कि इनके नए प्रोडक्ट्स जैसे EV ट्रैक्शन मोटर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कैच ये है कि इन ट्रैक्शन मोटर्स पर उनका शुरुआती मार्जिन उनके पिछले 20 सालों से बन रहे डिफरेंशियल गियर्स के मुकाबले थोड़ा कम होता है। ओह, क्योंकि नई तकनीक और नई असेंबली लाइंस में शुरुआत में लागत थोड़ी ज्यादा आती है। एग्जैक्टली। तो जब एक कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट अचानक से ज्यादा बिकने लगता है तो भले ही आपके पास टोटल कैश ज्यादा आ रहा हो, आपका एवरेज मार्जिन परसेंटेज थोड़ा नीचे खिसक जाता है। इसको अगर मैं आसान मैथ में दिखाऊं, मान लीजिए कि आप पहले 100 रुपए की कॉस्ट पर एक गियर बनाते थे और उस पे 30 रुपए कमाते थे, तो आपका मार्जिन अच्छा खासा था। अब आपने एक मोटर बनानी शुरू की जिसकी कीमत 200 रुपए है और उस पे आप 40 रुपए कमा रहे हैं। आपके हाथ में नकद तो ज्यादा आया, पहले 30 था, अब 70 कमा रहे हैं टोटल, पर उस 200 रुपए की मोटर ने आपके ओवरऑल परसेंटेज को नीचे गिरा दिया। कंपनी अमीर हो रही है पर परसेंटेज छोटा लग रहा है। बिल्कुल यही लॉजिक काम कर रहा है वहां। और दूसरा 40 बेसिस पॉइंट्स का कारण था कमोडिटी प्राइसेस, यानी कच्चे माल का महंगा होना। जब स्टील या एल्यूमिनियम के दाम बढ़ते हैं तो सीधी चोट उत्पादन की लागत पर पड़ती है। लेकिन उनके पास ऐसी अग्रीमेंट्स होती है ना जहां वो दाम कस्टमर्स को पास कर देते हैं। हाँ होती हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक लैग इफेक्ट होता है। यानी आज अगर कीमत बढ़ी है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर से वसूलने में 1 या 2 क्वार्टर्स का वक्त लग जाता है। इस लैग पीरियड में खर्चा तो आपकी जेब से हो गया, पर रिकवरी आगे आएगी, इसलिए टेम्परेरीली मार्जिन गिरा हुआ दिखता है। इसके अलावा CFO ने एक ऐसी मैथमेटिकल रियलिटी की तरफ भी इशारा किया जिसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इफेक्ट कहा जाता है। हाँ, ये इन्फ्लेशन के समय में बहुत आम बात है। मान लीजिए पहले आपकी प्रोडक्ट की लागत 100 रुपए थी और आप उस पर 20 रुपए का पक्का मुनाफा कमाते थे। मार्जिन हुआ 20%। अब इन्फ्लेशन से लागत बढ़कर 110 रुपए हो गई। आपने दाम बढ़ाकर अपना 20 रुपए का मुनाफा वापस बचा लिया। सही बात है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब आप 130 के टोटल रेवेन्यू पर वही 20 रुपए कमा रहे हैं, तो मुनाफा तो 20 रुपए ही है, पर बेस बड़ा होने की वजह से मार्जिन 20% से गिरकर लगभग 15.3% दिखेगा। ये मैथ बैलेंस शीट को ठीक से समझने के लिए वाकई बहुत जरूरी है। इससे ये साफ होता है कि कंपनी का फाउंडेशन नहीं हिला है, बस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। सही कहा। अब इस मैथ और कैश पोजीशन से आगे बढ़ते हुए उस 1800 करोड़ रुपए के निवेश पर लौटते हैं। आखिर एक ट्रेडिशनल ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी इतना बड़ा निवेश रेलवे बिजनेस में क्यों कर रही है? एक ऐसी कंपनी जो कल तक कार्स और ट्रक्स पर फोकस कर रही थी, वो पैसेंजर ट्रेन्स में क्या कर रही है? ये काफी दिलचस्प है। शुरुआत में रेलवे सेगमेंट उनके लिए सिर्फ हेवी इंजीनियरिंग का एक एक्सटेंशन था। वो रेलवे इंजन्स और डब्बों के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे हेवी ड्यूटी ब्रेक्स और कपलर्स बनाते थे।
पर अब लगता है कहानी बदल गई है। पूरी तरह से। इस क्वार्टर की मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से उन्हें पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक पैनल्स और HVAC यानी ट्रेन कोचेस के अंदर लगने वाले AC सिस्टम सप्लाई करने के अप्रूवल्स मिल गए हैं। हो, मतलब वो अब सिर्फ ट्रेन को पटरी पर सुरक्षित रखने वाले पार्ट्स नहीं बना रहे, बल्कि सीधा पैसेंजर्स के कंफर्ट और डब्बे के इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गए हैं। हाँ, और अर्निंग्स कॉल में एनालिस्ट नितिन अरोरा ने सोना कॉमस्टार के रेलवे बिजनेस हेड अमित मिश्रा से एक डायरेक्ट सवाल पूछा था कि आने वाले 3 से 5 सालों में इस वेंचर का भविष्य क्या होगा। और उनका जवाब क्या था? कोई हवाई लक्ष्य तो नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमित मिश्रा ने एक 3-4 चरण वाली ठोस योजना बताई। पहला चरण था अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को बेहतर करना ताकि कैपेसिटी बढ़ सके, क्योंकि डिमांड उनकी सप्लाई क्षमता से कहीं ज्यादा है। दूसरा चरण जो था वो मास्टर क्लास है। उन्होंने कहा कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के वाइट स्पेसेस को भरेंगे। वाइट स्पेसेस, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? वाइट स्पेसेस का मतलब ये नहीं कि वो कल सुबह उठकर बुलेट ट्रेन का नया इंजन डिजाइन करेंगे। इसका मतलब है कि जिन सब सेगमेंट्स या स्पेशलाइज्ड पैसेंजर कोचेज में अभी उनके प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हो रहे, वहां उन्हें इंट्रोड्यूस करना। वो अपने ब्रेक्स और सस्पेंशन असेंबलीज के नए वेरिएंट्स तैयार कर रहे हैं ताकि हर रेलवे टेंडर में उनकी हिस्सेदारी बन सके। और तीसरा चरण? तीसरा चरण है वो नए टेक ड्रिवन प्रोडक्ट्स जैसे HVAC और एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल पैनल्स, जो आने वाले 3 सालों में इस सेगमेंट को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे। लेकिन इस आशावादी योजना के बीच एनालिस्ट कपिल सिंह ने एक चुभने वाला सवाल पूछा था। उनका पॉइंट था कि रेलवे बिजनेस हैवी इंजीनियरिंग है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लंबे टेंडर प्रोसेस होते हैं। क्या ये नया डिवीजन उनके फास्ट ग्रोइंग EV ऑटो पार्ट्स के मार्जिन्स को खराब नहीं करेगा? और CEO विवेक ने इस पर जो जवाब दिया वो कैपिटल एलोकेशन का एक अहम नियम समझाता है। उन्होंने माना कि हाँ, रेलवेज में प्रॉफिट मार्जिन्स ऑटो कंपोनेंट से थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन ROCE बहुत ऊंचा होगा। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने फैक्ट्री लगाने में जो निवेश किया, उस पे आपको वापस कितना रिटर्न मिल रहा है? बिल्कुल। ऑटो सेक्टर में मार्जिन्स भले ही बेहतर हों, पर वहां नए प्लेटफॉर्म्स के लिए बार-बार फैक्ट्री की लाइन बदलनी पड़ती है, जिसमें भारी खर्चा आता है। हाँ, लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे बिजनेस में एक बार आपका पार्ट अप्रूव हो गया तो वो डिजाइन आने वाले 1 दशक तक वैसे ही चलता रहता है। आपको बार-बार R&D या नई मशीनरी पर खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए लंबे समय तक लगातार कैश आना शुरू हो जाता है। मार्जिन्स में स्लाइड डाइल्यूशन के बावजूद टोटल रिटर्न ऑन कैपिटल इस प्रोजेक्ट को बेहद मुनाफामंद बनाता है। कमाल है। तो अगर हम इन सारे बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर एक तस्वीर बनाएं, एक ऐसी दुनिया जहां Q1 में लीडरशिप लॉस था, बैन्स थे, अमेरिका में EV की मांग गिर रही थी, उस दुनिया में सोना कॉमस्टार ने यूरोप में नए प्रोग्राम्स जीते। हाँ, और भारत में रिकॉर्ड बनाया। 23,700 करोड़ की ऑर्डर बुक बनाई, जिसमें रिस्क पहले ही हटा दिया गया है। और अपने ट्रेडिशनल गियर बिजनेस के कैश फ्लो को EV मोटर्स और रेलवे HVAC सिस्टम्स में लगा दिया। ये सब बताता है कि सोना कॉमस्टार अब सिर्फ एक मैकेनिकल ऑटो पार्ट फैक्ट्री नहीं रही। सही कहा। ये एक एंटी फ्रैजाइल ग्लोबल मोबिलिटी टेक कंपनी बन चुकी है, जो हर झटके को अपने विकास की ऊर्जा में तब्दील कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन इनके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है। सही बात है। अगर एक मार्केट बंद होता है तो दूसरा तैयार है। गियर्स की डिमांड रुकती है तो EV मोटर्स चालू हैं। इस चर्चा का अंत में एक ऐसे सवाल के साथ करना चाहूंगा जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। बताइए। जब एक 90s की ट्रेडिशनल ऑटो कंपोनेंट कंपनी इतनी तेजी से खुद को एडवांस्ड रेलवे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक जायंट में बदल सकती है, तो सोचिए आने वाले 1 दशक में बाकी ट्रेडिशनल सप्लायर्स की पहचान क्या रह जाएगी? क्या 2035 आते आते ऑटो कंपोनेंट मेकर जैसा कोई शब्द इस इंडस्ट्री में बचेगा भी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। शायद जो बचेंगे वो सभी खुद को मोबिलिटी, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज ही कहेंगे। बिल्कुल। इस विचार को इन फाइनेंशियल आंकड़ों के साथ जोड़कर जरूर सोचिए, क्योंकि फ्यूचर की बैलेंस शीट इसी दिशा में लिखी जा रही है। आज के इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।